परिभाषाओं में और इरादों में जरूर आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, लेकिन चुनाव जीतने की राजनीति ने सामाजिक न्याय की परिभाषा से आरक्षण को बाहर कर दिया है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलती ही रहती हैं। छात्रवृत्तियां होती हैं, सब्सिडी होती है। आरक्षण उनके लिए है जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्तर पर भेदभाव हुआ है और वह भेदभाव आज भी हो रहा है। उन्हें संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला, सामाजिक हैसियत नहीं मिली, इसलिए उन्हें सामाजिक बराबरी और सम्मान के स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। सोशल मीडिया पर इसकी बहस एक दूसरे को ताने मारने में उलझ जाती है। पहले जिन्हें आरक्षण मिला उन्हें मेरिट के नाम पर चिढ़ाया गया, तो अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल गया है तो उन्हें सुदामा कोटा बोलकर चिढ़ाया जा रहा है। लेकिन यह तय हो गया कि अगर आरक्षण मिले तो सब आगे बढ़कर ले लेंगे। आरक्षण की अवधारणा का विरोध नहीं करेंगे, सारा विरोध इसके मिलने तक ही है। मिलते ही आरक्षण अच्छा हो जाता है। आज आरक्षण का दायरा बड़ा हो गया और जहां लागू होना है उसका दायरा सिमट गया है। सरकारी नौकरियां ठेके की हो गई हैं और खत्म भी हो गई हैं। पेंशन समाप्त हो गई है। 2018 में राजनीतिक चिंतक सुहास पलसीकर ने इंडियन एक्सप्रेस में इन कारणों पर विस्तार से एक लेख लिखा है। आपको याद होगा गुजरात में पटेल आरक्षण का मसला कितना उग्र हो गया था। हिंसा भड़क गई और मंत्री तक अपने घर में असुरक्षित महसूस करने लगे। उस समय लगा कि यह आंदोलन गुजरात में बीजेपी की जड़ें कमजोर कर देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पटेल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस में गए और अब तो बीजेपी में आ गए हैं। इतने हिंसक आंदोलन के बाद भी बीजेपी पटेल आरक्षण की मांग के आगे नहीं झुकी और इस बार के चुनाव में यह मांग इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि कोई मुख्य रूप से इसकी चर्चा तक नहीं कर रहा। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला जब सड़कों पर उतरा तो राजनीतिक दलों के होश उड़ गए। यहां गुजरात से अलग बीजेपी ने मराठा आरक्षण की बात मान ली। देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण का ऐलान कर दिया। इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को रद्द कर दिया, इस आधार पर कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। खैर, राजनीतिक चिंतक सुहास पलसीकर ने गुजरात और महाराष्ट्र के आरक्षण आंदोलन के हवाले से बताना चाहा है कि 60 से लेकर 1980 के दशक के बीच सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव के कारण आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही थी, लेकिन आज विकास की नीतियों में भेदभाव और उससे पैदा हुए असमानता के कारण आरक्षण की नई मांग को ताकत मिल रही है। पटेल और मराठा सहित कई समुदाय आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। इन दिनों आरक्षण पाने का सबसे सशक्त तरीका यह हो गया है कि किसी समुदाय के पास राजनीतिक समर्थन या उसकी संख्या कितनी है। संख्या और सीट के कारण दावे किए जा रहे हैं और आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक में लिंगायत भी आरक्षण मांगने लगे, जिसके आधार को एक आयोग ने ठुकरा भी दिया था। सुहास पलसीकर का एक तर्क नोट किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि अलग अलग समूह रैलियों के जरिए दावेदारी करेंगे, लेकिन हमने किसी समुदाय की राजनीतिक ताकत और उनके पिछड़े होने की दावेदारी को एक दूसरे में मिला दिया है। अगर ताकत है आपके पास तो आप खुद को पिछड़ा घोषित करवा सकते हैं और आरक्षण ले सकते हैं। इस स्थिति के कारण ही आरक्षण को लेकर जो बहस हो रही है उसके जो आधार रहे हैं वो सब अब बदल गए हैं। सरकारी नौकरियां नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस के विधेयक के समय सभी ने यह भी कहा, लेकिन नौकरी तो प्राइवेट में भी नहीं है, लिहाजा सरकारी नौकरियों पर दबाव बढ़ना ही था और उसमें हिस्सेदारी की मांग भी। इस दिशा में आगे और बहस करने के लिए आप चाहें तो समाजशास्त्री सतीश देशपांडे का एक लेख पढ़ सकते हैं जो 7 जनवरी 2021 के द हिंदू में छपा था। सतीश देशपांडे ने लिखा है कि अपर कास्ट की विचारधारा में, सोच में एससी, एसटी, ओबीसी को कोटा दिया जाना गलत है, अनुचित है, लेकिन अपर कास्ट को कोटा मिले तो वही कोटा सही है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को कोटा मिलना चाहिए। अलग अलग रूपों में ऊंची जातियों को जो कोटा मिला हुआ है वह दिखाई भी नहीं देता, दिखाया भी नहीं जाता। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि उनकी यूनिवर्सिटी में एमएससी में एडमिशन के लिए तय हुआ कि उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए 50% सीट रिजर्व होगी। यह भी एक तरह का कोटा है, मगर किसी को दिखा नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। देशपांडे का कहना है कि कोटा और मेरिट एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। आरक्षित सीटों में भी भयंकर प्रतिस्पर्धा है। बिना मेरिट के, बिना अधिक नंबर के कोटा की सीट हासिल नहीं कर सकते, लेकिन महंगे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों की सीटें तो केवल पैसे वालों के लिए होती हैं।
मेरिट में कई चीजें शामिल होती हैं। योग्यता के अलावा प्रयास भी है और सामाजिक पूंजी भी जो पीढ़ियों से बनती है। सामाजिक पूंजी का बड़ा रोल होता है। मेरिट एक तरह से अपर कास्ट के लिए कोड वर्ड है कि यह केवल उन्हीं के पास है, लेकिन यह धारणा तो कब की ध्वस्त हो चुकी है। आरक्षित वर्गों के छात्र इतने अधिक नंबर ला रहे हैं कि अनारक्षित श्रेणी में दावेदारी करने लग जा रहे हैं, लेकिन उनकी इस प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि रोकने के उपाय निकाले जाते हैं। सतीश देशपांडे का निष्कर्ष है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग के साथ मेरिट की सारी दलीलें खोखली नजर आती हैं। जिस मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग को टारगेट किया गया, उस हथियार को छोड़कर अपर कास्ट आर्थिक आधार पर अपने लिए आरक्षण को गले लगा रहा है। हमने शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, बल्कि सार संक्षेप पेश किया है। इसका समाधान अवसरों के विस्तार में है। सरकारी नौकरियों का स्वरूप बदल चुका है। उस हिसाब से इस समस्या को देखेंगे तो स्थिति निराशाजनक है। नेताओं ने एक चालाकी की है। हर दल के नेताओं ने अपने आप को आरक्षण की बहस और राजनीति से बाहर कर लिया है और एक रास्ता निकाल लिया है कि नौकरी ना दो, मगर आरक्षण देकर जनता के बीच सीना फुलाते रहो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी। एक तरफ स्वागत भी हो रहा है, बीजेपी काफी उत्साह से इसका स्वागत कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, तो दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर नाराज हैं, आलोचना कर रहे हैं। इसकी बहस फिर से घूम फिरकर राजनीति के उसी घेरे में पहुंच गई है जहां हर कोई अपने अपने वोट के हिसाब से चुप हो जाता है या थोड़ा बहुत बोल रहा है। आरक्षण का मकसद, उसकी परिभाषा और अन्य मसले पीछे छूट गए हैं। वैसे राजनीतिक तौर पर भी यह मसला नहीं था, क्योंकि किसी ने इसे लेकर जनता के बीच व्यापक रूप से मुद्दा नहीं बनाया। अब कोर्ट का आदेश आ गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का कानून सही है। इसके बाद और भी इन राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होगा जनता के बीच जाना। जरूर डीएमके ने फैसले की आलोचना की है, बल्कि मुखर आलोचना करने वाली एकमात्र पार्टी डीएमके ही रही। इस फैसले को चुनौती देने के लिए 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। आज 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया कि आर्थिक रूप से आरक्षण का फैसला सही है और यह संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं करता। 5 सदस्यों की बेंच के 3 सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन 2 सदस्यों ने इस आरक्षण को गलत बताया है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण देना गलत है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के फैसले को सही माना है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्राप्त करने से वर्गों का बहिष्करण, समानता का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता है। नागरिक की उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। इसके कारणों को मिटाने की कवायद आजादी के बाद शुरू हुई और अब भी जारी है। इस तरह 5 जजों की संविधान पीठ में 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही और संवैधानिक करार दिया और यह फैसला बहुमत का माना गया। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने तीनों जजों से अलग राय रखी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि 10% आरक्षण में से एससी, एसटी, ओबीसी को अलग करना भेदभावपूर्ण है। यह आरक्षण असंवैधानिक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सही ठहराया है, लेकिन 2 जजों ने इस पर असहमति जताई और खासतौर पर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जिन्होंने अपने फैसले में लिखा है, उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें इस फैसले में लिखी और कहा है कि आर्थिक मानदंड पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन अगर ऐसे आरक्षण में एक वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ उनको शामिल नहीं किया जाता, उनका बहिष्कार किया जाता है, तो ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और ये साथ ही साथ संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने 2019 के इस संशोधन में एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर कर दिया और सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया है,
वो भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है और ना ही ऐसा कभी सोचा गया था, ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ आंकड़े भी उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। सिनो कमेटी की रिपोर्ट जो 2010 में आई थी, इसके अलावा 2001 के जो जनगणना थी और 2004-05 के जो आंकड़े थे, उनके आधार पर ये साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस देश में जो है वो गरीबी रेखा से उस समय के नीचे रहने वाले लोग 31.7 करोड़ लोग थे, जिनमें से 7.74 करोड़ लोग एससी से संबंधित थे, यानी अनुसूचित जाति से संबंधित थे। 4.25 करोड़ लोग एसटी समुदाय से थे। इसके अलावा ओबीसी से 18.33 करोड़ लोग शामिल थे। और जबकि सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग थे, उस इन आंकड़ों के मुताबिक वो सिर्फ 5.5 यानी 5.5 करोड़ थे। ऐसे में इस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जातियों को, सामान्य जातियों के लोगों को तो 10% आरक्षण दिया है, लेकिन उस आरक्षण में उन जातियों के लोगों को हटा दिया है, बाहर कर दिया है जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। उन्हीं में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं और उन्हीं जातियों को बाहर कर दिया है। और इन जातियों का जो उल्लेख है वो खुद संविधान में भी किया गया है कि इन जातियों को जरूरत है उत्थान के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे हवाला भी दिया है, अपने फैसलों का, पुराने फैसलों का भी हवाला दिया है और कहा है कि 50% की जो सीमा पार की गई है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पर एक बार डिबेट की जरूरत है, क्योंकि पहले 1994 में यही चुनौतियां दी गई थी कि 50% से ऊपर नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने में जस्टिस भट्ट ने ये भी कहा है कि आप किस आधार पर, आप वर्गीकरण के आधार पर असमानता बना दी है। अगर आप समानता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सबके कानून के समक्ष सब समान होंगे और समान रोजगार के अवसर होंगे, लेकिन यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को सिर्फ इस आधार पर बाहर कर दिया गया है। वो भले ही गरीब हों, लेकिन उन्हें अलग से लाभ मिल रहा है, इसलिए उनको इस आरक्षण में लाभ नहीं मिलेगा। ये जो है समानता का जो संहिता है उसके खिलाफ जाता है और ये भेदभावपूर्ण है और ये पूरी तरह पक्षपात करता है, इसलिए ये संवैधानिक है। उन्होंने भाईचारे की बात की है भारत का, और ये भी कहा है कि भारत का संविधान बहिष्कार की भाषा नहीं बोलता है, वो जोड़ने की भाषा बोलता है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने, यानी बहुमत के फैसले ने बहिष्कार के सिद्धांत पर और गैर समानता के सिद्धांत पर एक तरीके से अपनी मंजूरी दे दी है। ये बिल्कुल गलत है उनकी नज़र में। और उन्होंने ये भी कहा है कि बंधुत्व और भाईचारा जो है वो देश की सांस्कृतिक रूप से उसमें शामिल रहा है। और इस तरीके से वर्गीकरण, गरीबों का वर्गीकरण, गरीब, दो तरह के गरीब यहाँ पर इस संशोधन ने बना दिए हैं। एक गरीब वो हैं जो सामान्य वर्ग के हैं और एक गरीब वो हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के हैं, जिनकी वकालत, जिनके हितों की वकालत भारत का संविधान भी करता है और इसी के कारण उनको आरक्षण दिया गया था। काफी अहम है ये टिप्पणियां और उन्होंने संवैधानिक इसे करार दिया है और कहा है कि इस तरह का वर्गीकरण ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब जब खुद एससी, एसटी और ओबीसी में है तो उनको इस आरक्षण से बाहर कैसे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी देर शाम तक नहीं मिल पाई। बेहतर है पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही, फैसले के संदर्भों को समझने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जाए। इसलिए आज के कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फैसले की तमाम महत्वपूर्ण बातें नहीं भी हो सकती हैं। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इस आरक्षण को लेकर संवैधानिक स्तर पर भी सवाल उठे और जातिगत भेदभाव की सामाजिक सच्चाई को लेकर भी। लेकिन इस फैसले के बाद हुए लोकसभा और इस साल के यूपी चुनाव के नतीजों को आधार माने तो जमीन पर इसका वैसा विरोध नहीं लगता है। बीजेपी को भारी जीत नहीं मिलती अगर पहले से आरक्षण पा रही जातियां और 2019 के बाद से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने वाली जातियों में कोई राजनीतिक टकराव होता। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़े दल और नेता इस मसले पर बंट गए। कुछ की संसद में ताकत भी नहीं थी तो कुछ ने संसद के बाहर भी बोलने का साहस नहीं दिखाया।